गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतीय वैक्सीन की ग्लोबल डिमांड, ब्राजील खरीदेगा कोवैक्सीन के 50 लाख डोज। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का उद्घाटन, प्रधानमंत्री बोले भारत अब सेकंड के अरबों हिस्से को मापने में भी सक्षम। आईजीएमसी में कार्यरत सफाई कर्मी की हत्या, 3 गिरफ्तार। नई तिब्बत सरकार के लिए दुनिया भर में मतदान। हिमाचल में 2 दिन बर्फीले तूफान का अलर्ट, मैदानों में बारिश। और कई राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है ये वायरस। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की दुनिया में डिमांड है। ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन क्लिनिक्स ने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। इसके तहत ब्राजील को कोवैक्सीन के 50 लाख डोज दिए जाएंगे। हालांकि इस पर अंतिम मुहर ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटर अनवेसा की अनुमति के बाद लगेगी। 3 जनवरी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं। इससे पहले ही इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। भारत बायोटेक ने अभी यह नहीं बताया है कि यह कितनी असरदार है। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि इसका इस्तेमाल 100% सुरक्षित है। इस बीच दिल्ली एम्स की ओर से कहा गया है कि दूसरा डोज लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। आफ्टर एडेक्वेट एग्जामिनेशन, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. कोवैक्सीन और कोविशील्ड 100% सुरक्षित है। लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगाए जाएंगे। कंपनियों से कहा गया है कि तीसरे चरण के ट्रायल पूरा कर रिपोर्ट सौंपे ताकि स्थायी लाइसेंस पर फैसला हो सके। डीसीजीआई ने कहा कि दोनों टीके से सामान्य या फिर मामूली साइड इफेक्ट है, जैसे हल्का बुखार, एलर्जी आदि, लेकिन दोनों ही टीके 100% सुरक्षित है। तीसरे चरण में 22,000 लोगों को टीका लगाया गया है। नतीजे आने अभी बाकी है। आईसीएमआर की ओर से बताया गया है कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। वायरस में अब तक जितने बदलाव हुए हैं, यह सब पर काम करेगा। कितना प्रभावी है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। जानवरों पर हुए अध्ययन में यह पूरा प्रभावी रहा है। पहले और दूसरे फेज में 800 लोगों को टीका लगाया गया। उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। तीसरे फेज में जिन 22,000 लोगों को टीका दिया गया है, उनमें अब तक साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। आखिरी नतीजे आना अभी बाकी है। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए, हाँ, कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई दी है और कहा है कि भारत की कोरोना पर यह सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि पूरी योजना के मुताबिक ही वैक्सीन का वितरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।
पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किए और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और CSI सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और CSI सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहाँ उपस्थित सभी NPL परिवार के और CSR परिवार के जुड़े हुए सदस्य ऑनलाइन, 60 अलग अलग देशों से जुड़े हुए लोग इस कॉन्फ्रेंस में। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। May I now request the Honorable Prime Minister to unveil the 75th commemoration plaque depicting the IST and BND network across the country to further spirit of Atmanirbhar Bharat in every sector. CSIR NPL is the timekeeper of the nation using atomic clocks. With this, once again, I request our Honorable Prime Minister to dedicate the National Atomic Time Scale generating an accuracy of 2.8 nanoseconds to the nation. Further, I request the Honorable Prime Minister to dedicate the Bharatiya Nirdeshak Dravya to the nation for self-reliance in supporting testing and calibration laboratories across the country for quality assurance at par with international standards. Once again, I request our Honorable Prime Minister to kindly lay the foundation stone of National Environmental Standard Laboratory for self-reliance in the certification of ambient air and industrial emission monitoring equipment through CSIR NPL Indian Certification Scheme. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का बड़ा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हमें अपने वैज्ञानिकों के काम पर गर्व है। नए साल में भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट। उन्होंने कहा कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी बढ़ेगी। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर विजय राघवन जी, CSIR के मुखिया डॉक्टर शेखर श्री मांडे जी, विज्ञान जगत के अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की प्लैटिनम जुबिली समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे वैज्ञानिक नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल
और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और साथ ही देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास भी हुआ है। नए दशक में ये शुभारंभ देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। CSIR समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया, नई नई परिस्थितियों के समाधान तलाश। प्रधानमंत्री ने कहा कि CSIR के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा छात्रों के साथ संवाद करें, कोरोना काल के अपने उनके जो अनुभव है और इस शोध के क्षेत्र में किए गए कामों को इस नई पीढ़ी के साथ साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी। कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कि देश 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। 2047 में हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, नए स्टैंडर्ड और न्यू बेंचमार्क को सेट करने की दिशा में आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत टॉप 50 देशों में शामिल है और रिसर्च की आत्मा कभी मरती नहीं है। युवाओं के पास रिसर्च और इनोवेशन में अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की तकनीक से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने बड़ा कदम उठाया है। CSIR NPL ने भारत के इस वैल्यू साइकिल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब साइंस से मास मैन्युफैक्चरिंग की इस वैल्यू क्रिएशन साइकिल, इसका महत्व और बढ़ जाता है। साथियों, CSIR NPL ने आज जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल उसे जो देश को सौंपा है, उससे भारत नैनो सेकंड यानी 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट,
अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। आज भारत के युवाओं के पास रिसर्च और इनोवेशन में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आज हमारे लिए जितना इनोवेशन क्रिटिकल है उतना ही महत्वपूर्ण है इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ये कैसे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे हो, ये भी आज हमारे युवाओं को सिखाना है। हमें ये याद रखना है कि हमारे जितने पेटेंट्स होंगे उनकी यूटिलिटी हमारे इन पेटेंट्स की होगी। हमारी रिसर्च जितने सेक्टर्स में लीड करेगी उतनी ही आपकी पहचान मजबूत होगी, उतना ही ब्रांड इंडिया मजबूत होगा। आप सिर्फ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी के एक कर्मयोगी नहीं है, बल्कि आप 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आशा और अपेक्षाओं की पूर्ति के भी साधक है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय मानक समय 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता के साथ देता है, यानी भारत सेकंड के अरबवें हिस्से को भी माप सकता है। नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी CSIR और NPL आयोजित कर रहे हैं, जिसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और अब खबर शिमला से। शिमला के कृष्णा नगर में रविवार देर रात एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के असल कारणों की फिलहाल जांच चल रही है और मामले में आरोपी 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही आरोपी कृष्णा नगर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। IGMC शिमला में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी की लाल पानी में हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 46 वर्षीय रामलाल के रूप में हुई है। मृतक भी लाल पानी का ही निवासी था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में संदीप, सागर और जगजीत को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। घटना के दिन मृतक ड्यूटी पर गया था। देर शाम तक व्यक्ति जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो उठे। इस बीच बेटे को स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि उसके पिता के साथ कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं। बेटा घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि रामलाल सड़क किनारे पड़ा था। रात को करीब 11:15 बजे पुलिस को घटना की सूचना दी गई और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन व्यक्ति बयान देने की हालत में नहीं था। रविवार सुबह रामलाल ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर और आंखों पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि रामलाल के बेटे अरुण लाल ने बताया कि उनके पिता के साथ पहले 3 लोगों ने झगड़ा किया और फिर उन्हें रेलिंग से नीचे फेंक दिया। रामलाल को गंभीर चोटें आई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में रामलाल ने दम तोड़ दिया। आज में पुलिस स्टेशन सदर में इत्तला आई श्री अरुण कुमार जो लाल पानी के निवासी हैं कि इनके पिताजी श्री रामलाल जी IGMC में सफाई कर्मचारी के पद पे कार्यरत हैं। कल आने में लेट हो गए होंगे तो ये अपनी माताजी के साथ उनको देखने के लिए निकले। इन्होंने देखा कि 3 युवक इनके पिताजी के साथ लड़ रहे थे और फिर इनको उठा के नीचे फेंक दिया रेलिंग के पास। इनको तुरंत IGMC लेकर गए। पुलिस की टीम भी मौके पे पहुंची, फिर IGMC पहुंची। डॉक्टर की स्टेटमेंट के हिसाब से जो श्री रामलाल जी थे उस टाइम नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट थे, बट आज सुबह जब इतला आई कि ही हैज़ कम टू इंजरीज, वो देह त्याग गए हैं, तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन तीनों एक्यूज को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने मौके से साक्षी इकट्ठे कर लिए हैं। मैं खुद मौके पर गया था और मैं इनके बेटे से भी मिला हूँ। क्या कारण रहा, किस वजह से लड़ाई हुई या कुछ और इश्यूज से, पुलिस सारे एंगल पे काम कर रही है। फिलहाल हमने इसमें FIR अंडर सेक्शन 302 IPC उसमें मर्डर में दर्ज कर लिया है और हमने तीनों एक्यूज को नाम कर लिया। धन्यवाद। दुनिया भर में रविवार को तिब्बती मतदाताओं ने निर्वासित तिब्बती सरकार का नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए पहले चरण के मतदान में भाग लिया।
नए निर्वाचित प्रधानमंत्री पद के लिए 6 प्रमुख दावेदार हैं। तिब्बती समुदाय के लोगों ने 45 सदस्यीय निर्वाचित संसद के उम्मीदवारों के लिए भी मतदान किया। पहले चरण के चुनाव नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। इसके नतीजे भी 14 मई को घोषित होंगे। तिब्बत चुनाव के लिए बीते 22 दिसंबर तक दुनिया भर में कुल 89,697 मतदाताओं ने मतदान करने के लिए पंजीकरण किया था। इनमें से 55,683 भारत में रहते हैं। तिब्बत की निर्वाचित 16वीं संसद में 45 सदस्य हैं। इनमें से तिब्बत के 3 पारंपरिक प्रांतों यू तसांग, धोते और धोमी में से 10-10 प्रतिनिधि हैं, जबकि तिब्बती बौद्ध धर्म और प्री बौद्ध बौद्ध धर्म के 4 स्कूलों में से 2-2 प्रतिनिधि हैं। भारत समेत दुनिया के 26 देशों में करीब 500 मतदान केंद्रों पर तिब्बती मतदाताओं ने मतदान किया। धर्मशाला में 16 मतदान केंद्र थे। भारत और दुनिया भर में करीब 1.5 लाख निर्वासित तिब्बती रहते हैं। भारत में करीब 1 लाख तिब्बती रहते हैं, जबकि बाकी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जैसे देशों में रहते हैं। तिब्बती भाषा में प्रधानमंत्री यानी मुखिया को सिक्योंग कहते हैं। वर्तमान में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री हार्वर्ड से पढ़े डॉक्टर लोब्संग सांगे हैं। वह 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री लोब्संग सिक्योंग ने कहा कि तिब्बत पर भले ही चीन ने अवैध अधिकार किया हो, लेकिन निर्वासन में तिब्बत सरकार स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के जरिए बीजिंग को साफ संदेश दिया गया है। 다나시 미도 김버기 꿀레 꿰체 다 몸수 촉바 줌제 민베키 망조 게치기 망조 야갑 칸디주여베 이네야 니냠도 뽕버 다냠체니 젠두르 체투야기 망조 아딜라다 잠링 용네 아니 미망기 차셰 레체 아니 웨페 유데오 칼라 디시지드 뎀베치제 루주이 덴바치데 단선은 건지 야나 공대당 딕술라에 달랭 가르땅고 알았으나 공사쇼 끝일 때네 먼저 전주를 비민 용시에 질리 요 말때 잠링 야가 다 숨주니 십주버다 토르데 요래데 가와 여베 이네야 자데 라데디 남 제지당 앞에 인다 아니 베베 인자 만줄라 비미 딕술네 톱단낭 샤바디 망조 톱단당 샤바티 다리 렌체 왜 팽기 유스 별레 비미 속에 문되디 망조레스 야날 유베 게리 속에 임베 이네야 문되디 되면 망조 요레스 디송상 공대단이 임베 이네야 땅이 득수 임베 이네야 만주 전주를 유베 융시치기 락다르 간데 치고도 니님믹다고 계십니다래 태면을 유베 미망기 망조 락다 간데 치고도 홍콩의 유럽의 미망 그 망설라다 한데 지구도 이미 이내야 담다각도 지구 열을 때 미만 망설라다 그 지구도 디게 때내 망설 개침시다레스 디송산 별의 유 비밀솔 임베 이내야 그 진수 월의 열에 야나 슝기 미래 신도 비밀솔 독수 나르슈 예제 리슝삼에 땅그 열을 때 이내야 만수 센조르 저네 별난 비밀 사이에 툭 비밀소 남의 제메스 랑루메세 땅에 쯔베 별라 조용한 단대 좀 망부 쉬우지다 접시 좀 망부 쉬우지 양든 용심부错了 건지 남의 지금에스 나란 속이 망식이라와 탑주 오멜람시샤베 톤네 민든스메 랑종소에게 탑주디 무튼 누구르다 제시엔 달래 만수 가수의 망조 시진이 웹행기다 달렌드 출고 디송사 시진이 향해 창말라다 제수 예랑당 람로 요거 쇼스 간스나 수페베 이내야 타코 시진이 수페베 이내야 타코 비미딕수 겐키고 거래 공사쇼 가공 시송 섭주시고 거래
디송장 쿠란솔란 차월람도 용어 쇼스에디 안성의 멜람 자과 찍다 도지 찍디 체체 yap건난 거 신도 개심으로 시슈에 두션 बहरहाल भारत के लिए ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि काफी लंबे समय से भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है और निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय हिमाचल के धर्मशाला में है। और अब खबर मौसम की। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में रविवार को भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल में सोमवार और मंगलवार को बर्फीला तूफान उठने का अलर्ट जारी किया है। रविवार को राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। कश्मीर में जवाहर सुरंग के पास 10 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। इधर हिमाचल में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर में 3 से 4 इंच बर्फबारी हुई है। यह श्रीनगर में साल की पहली और सीजन की दूसरी बर्फबारी है। वहीं काजीगुंड में 9 इंच तक बर्फबारी हुई। पर्यटन के लिए मशहूर पहलगाम में 5 से 6 इंच तक बर्फ गिरी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जवाहर सुरंग के आसपास 10 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। हिमाचल में मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में बर्फीला तूफान चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। जहां पहाड़ों में बर्फबारी का दौर है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्ड फ्लू के नाम से पहचाने जाने वाली यह बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण होती है, जिसकी चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही देते हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू भी तांडव मचा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में दस्तक के बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश में भी इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू के कहर को देखते हुए केंद्र समेत राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि इससे जान जाने का भी खतरा है। बाहरी राज्यों में इसका खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पौंग डैम सेंचुरी में भी 1700 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। इससे अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न इलाकों के 15 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कुछ दिनों में बैक्टीरियल, पैथोजन और वायरल रिपोर्ट्स मिल सकती है। तब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन आशंका है कि यह फ्लू ही है क्योंकि पक्षी काफ़ी तादाद में मर रहे हैं। कल हमने दोनों जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमें जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे हैं तो 421 जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज़ है जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। अभी सारी जगह पर हमने स्टाफ लगा दिया हुआ है। दोबारा से आज पूरे एरिया को फिर से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं करीब 25-30 जो है वो बार हेडेड गीज़, एक कॉमन टील है, एक रिवर टर्न है, तो ये यहाँ पर अभी मरे हुए मिले हुए हैं। हमने पिछले कल इनके सैंपल लिए थे और इनको जो है वो शाहपुर जो वेटनरी लैब है वहाँ भेजा हुआ है। वहाँ से इन्होंने जो पोस्टमार्टम वगैरह कर दिया है उसकी रिपोर्ट आने में अभी देर है। और वहाँ से जो उन्होंने जो सैंपल बनाए हैं उनको अभी जलंधर में RDDL जो जलंधर में लैब है वहाँ पर भेजा जा रहा है और वेटनरी कॉलेज पालमपुर में वायरोलॉजी के एग्जामिनेशन के लिए। बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे सांस लेने में समस्या, उल्टी होने का एहसास, बुखार, नाक बहना, मांसपेशियों, पेट के निचले हिस्से और सिर में दर्द रहना। ये बीमारी इंसानों में मुर्गियों और संक्रमित पक्षियों के बेहद पास रहने से होती है। ऐसे में कोरोना के चलते मास्क और साफ सफाई का रखे जाना बेहद ज़रूरी है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स।